अभी हम लोग पार्ट 1 में अलैंगिक जनन से पहले की थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हम आप लोगों को पार्ट 2 में अलैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक के द्वारा होती है। एक जनक का मतलब हुआ कि एक ही माता या पिता से जो न्यूबॉर्न चाइल्ड यानी नया जन्मा बच्चा का जन्म होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में एक कोष के समस्त प्रणाली आते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, जितने भी प्रोटोजोवन हैं वो सब अलैंगिक जनन में आते हैं। और फिर अलैंगिक जनन का जो अलैंगिक जनन की नई संतान होती है उसका आकार, प्रकार और कह लीजिए कि आनुवंशिक रूप ये सब बिल्कुल एक समान होता है। अलैंगिक जनन की जो संतानें होती हैं उनका रूप, रंग, आकार वो सब बिल्कुल हूबहू अपने माता पिता या पेरेंट्स की तरह होता है। तो जिसको क्या बोलेंगे? क्लोन, जिसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। ये क्लोन क्या है समझ लीजिए। क्लोन उसे कहते हैं क्योंकि इसमें जो संतानें होती हैं वो बिल्कुल अपनी माता पिता की तरह होती हैं, इसलिए इसको हम लोग क्लोन मानते हैं। इस प्रकार का जनन सामान्यतः पेड़ पौधों में यानी कि पादपों में और जीवों के संगठन में होता है। इस प्रकार का जनन पेड़ पौधों में भी हो सकता है और जीवों में भी हो सकता है। पेड़ पौधों में कैसे होता है? पेड़ पौधों में इस प्रकार का जनन जो है वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है, और जो जीव जंतुओं में होता है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो देखिए, इसके जो है इस जनन के अंतर्गत तमाम प्रकार की जो हैं हेडिंग आती हैं। जैसे सबसे पहले समझ लीजिए कि इसका जो है पहली हेडिंग है विखंडन या विभाजन। इसमें जो है सबसे पहली हेडिंग विखंडन या विभाजन। विखंडन या इसको बोलते हैं विभाजन। ये हो गया, ये पहली हेडिंग है। इसी के अंतर्गत अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। विखंडन को फिजन बोलते हैं इंग्लिश में, FISSION। ये हो गया फिजन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव जंतु कौन कौन से हैं? जैसे कि हम पहले ही बताए हैं, अमीबा है आपका, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब एक कोशिकीय जीव आते हैं। तो इसमें एक कोशिकीय जीव, ये हो गया एक कोशिकीय जीव। इसको इंग्लिश में यूनिसेलुलर ये बोलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और ये हो गया आपका यूग्लिना हो गया। तो ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। इनका जो जीव केंद्रक होता है, सभी जीवित प्राणियों में एक बीच में सेंटर पॉइंट पर केंद्रक होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये अमीबा निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। ये उसका जो है केंद्रक हो गया, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस ये हो गया। तो ये क्या है? ये आपका केंद्रक हो गया। ये हम बता रहे थे अभी अमीबा है, और अमीबा में ये केंद्रक पाया जाता है।
तो अमीबा का जो केंद्रक होता है, अमीबा के केंद्रक में विखंडन कह लीजिए या विभाजन होता है। अमीबा का केंद्रक क्या होता है कि आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है। जब अमीबा का केंद्रक दो भागों में बढ़ जाएगा तो एक अमीबा से दो नए संतान उत्पन्न हो जाए, जिसे विखंडन या विभाजन कहते हैं। अमीबा का केंद्रक आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है और जिससे नया अमीबा उत्पन्न हो जाता है, जिसे विखंडन या विभाजन कहते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि इसके पश्चात कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाता है। ये अमीबा है, अमीबा के अंदर ऐसे कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अमीबा के अंदर कोशिका, ये हो गया कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाएगा। कैसे? ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया अमीबा, ये अमीबा हो गया, इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है और ये आपका केंद्रक पाया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि ऐसे ये अमीबा हो गया और ये जो है केंद्रक हो गया, ये आपका केंद्रक है और फिर ये आपका केंद्रक है। तो इन दोनों के केंद्रक से ऐसे ये अमीबा हो गया और उसके बाद में ये अमीबा हो गया, और ये जो केंद्रक होगा ऐसे, ये क्या है, इसको हम केंद्रक कहेंगे। ये केंद्रक है। तो जब अमीबा का केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है तो उससे नई संतान उत्पन्न होती हैं और जो इसमें जो साइटोप्लाज्म यानी कि जो कोशिका द्रव्य है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है। ये हो गया केंद्रक और ये आपका हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका को जीवित रखता है। इस प्रकार से विखंडन या विभाजन होगा। इस प्रकार से एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन होता है। फिर इसके आगे क्या होगा, इसके आगे अब अगली हेडिंग है बहुविखंडन। अब इसके आगे हम बताने जा रहे हैं बहुविखंडन के बारे में। ये अभी तक तो जो है विखंडन की प्रक्रिया थी, अब यहां पर हो जाएगा बहुविखंडन। ये अगली हेडिंग है बहुविखंडन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुविखंडन में क्या है, अमीबा तथा मलेरिया परजीवी। परजीवी जीव कौन से हैं? परजीवी का मतलब होता है पराये पर जीवित रहना या दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करके जो है अपना लाइफ साइकिल या फिर जीवन चक्र चलाना, या फिर पर मतलब दूसरे पर, और जीवी मतलब जीवन यापन करना, दूसरे पर जीवन यापन करना परजीवी कहलाता है। तो देखिए परजीवी का एक उदाहरण है परजीवी। परजीवी में एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये एनिमल जो है ये दूसरों पर निर्भर रहता है। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जैसे बहुविखंडन द्वारा, देखिए जो प्लाज्मोडियम है आपका ये परजीवी है और एक कोशिकीय है। पर एक कोशिकीय जीव में अत्यधिक ताप और शीत बचने के लिए बहुविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें क्या होगा कि इस वाले परजीवी में जो है ताप है, जब इसका अत्यधिक ताप बढ़ेगा तो क्या होगा कि बहुविखंडन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें बहुविखंडन कैसे होगा, जंतु एक आवरण में बंद हो जाता है, इसको पुट्टी कहते हैं। जो जंतु होगा वो एक आवरण में बंद हो जाएगा। कोई भी जंतु है, मान लीजिए अमीबा है या पैरामीशियम है, कोई भी है, वो एक
जैसे मान लीजिए ये आपका छोटा सा उदाहरण के लिए ये अमीबा हो गया, ये आपका अमीबा हो गया। और अमीबा क्या है, अब ऐसे एक आवरण में बंद हो गया। जैसे कि भी बताया गया है कि जंतु एक आवरण में बंद हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे पुटी। ये हो गया पुटी, इसी को पुटी बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, आगे देख लीजिए, फिगर के माध्यम से समझेंगे। ऐसे ये 3 लेयर्स में ढका हुआ है, ये इसको बोलेंगे अमीबाण। इसको क्या बोलेंगे, अमीबाण। ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद में लेयर जो है ऐसे हो जाएंगी। ये आपका हो गया अमीबाण। उसके बाद में ऐसे हो जाएगा, ये जो केंद्रक है आपके, बहुत ढेर सारे केंद्रक हो जाएंगे ऐसे करके, ऐसे कुछ बाहर भी निकल जाएंगे ऐसे करके। उसके बाद में केंद्रक हो जाएगा, और केंद्रक के बाद में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फटी हुई कठोर भित्ति। फटी हुई कठोर भित्ति। और ये हो जाएगा अमीबाण। ये हो जाएगा फटी हुई कठोर भित्ति, और फिर अमीबाण हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि ऐसे, और ये जो है ये सब साइटोप्लाज्म है, इन सभी में साइटोप्लाज्म भरा रहता है। तो ये हो जाएगा क्रोमैटिन कणों का समूह। क्रोमैटिन कणों का समूह हो गया। फिर उसके बाद में अनुकेंद्रक, ये अनुकेंद्रक है, ये सभी, ये हो जाएगा अनुकेंद्रक। ये अनुकेंद्रक हो गया। उसके बाद में बीजाणु। उसके बाद में बहुत से छोटे छोटे बीजाणु। ये हो जाएगा बीजाणु। अब इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई भी परजीवी है, परजीवी का मतलब होता है कि जो दूसरों पर निर्भर रहता है। फॉर एग्जाम्पल के ये प्लाज्मोडियम है। तो देखिए यहाँ पर ये अमीबा हो गया, और अमीबा के चारों ओर क्या होता है, बीच में ये केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के चारों ओर ये जो भरा हुआ है आपका, ये जीवद्रव्य है। ये है आपका जीवद्रव्य। तो अमीबा के चारों ओर जो लेयर होती हैं, परत होती हैं, उनको हम पुटी बोलते हैं। ये इतना कंफर्म हो गया। अमीबा के बीचों बीच सेंटर पॉइंट पर एक केंद्रक पाया जाता है, उसके चारों ओर जीवद्रव्य भरा होता है, जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करता है। और फिर ये पुटी जो लेयर होती हैं चारों तरफ, उनको पुटी बोलते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे स्टेप में क्या होता है कि अमीबा के चारों ओर लेयर पाई जाती हैं, और फिर जो है ये बीजाणु जैसी जो संरचनाएं होती हैं, ये बीजाणु जैसी जो संरचनाएं होती हैं, उसे अमीबाण बोलते हैं। अमीबाण। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी छोटा बर्तन ले लीजिए,
या फिर जो है बोरी ले लीजिए और उसकी जो है क्षमता हो 40 से 50 किलोग्राम की उसकी क्षमता हो और उसमें 60 से 70 किलोग्राम भर दीजिए तो क्या होगा, वो धीरे धीरे फट जाएगी। वही प्रोसेस यहाँ पर होता है कि अमीबा है और अमीबा के चारों ओर लेयर हैं और उसमें जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसी जो है संरचना को बना देता है। तो इसमें ये केंद्रक हैं और केंद्रक धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो लेयर है ये धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी और उसके बाद में लेयर जब पतली होने के बाद में धीरे धीरे फट जाएगी और जब ये लेयर फट जाएगी तो उसके बाद में जो इसमें केंद्रक हैं, केंद्रक फटने के बाद में बाहर निकल जाएंगे और फिर अमीबाड़ जैसी संरचना बना लेंगे। फिर अमीबाड़ बनने के बाद में उसके चारों ओर क्या होगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, जीवद्रव्य हो जाएगा, जिसे क्रोमैटिन कणों का समूह कहेंगे। उसमें जो क्रोमैटिन कणों के तमाम प्रकार के समूह हो जाएंगे और उसमें जो है ये केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। फिर इस केंद्रक झिल्ली के बाद में क्या होगा कि जो छोटे छोटे केंद्रक होंगे उनको हम अनुकेंद्रक बोलेंगे। फिर अनुकेंद्रक के बाद में यही केंद्रक धीरे धीरे मैच्योर होके बीजाणु बनाएंगे और फिर बीजाणु बनने के बाद में फिर नया अमीबा तैयार हो जाएगा। जितने भी बीजाणु होंगे उतने ही अमीबा तैयार होंगे। इसको क्या बोलेंगे, बहुविखंडन। बहुविखंडन का मतलब बहुत से विखंडित होना, यानी बहुत से अलग होना। तो इसमें बीजाणु जो है बहुत से हैं, ढेर सारे हैं, इसलिए अमीबा ढेर सारे बनेंगे। तो ये हो गई हेडिंग आपकी बहुविखंडन। फिर उसके बाद में अगली हेडिंग अब आपकी आ रही है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के बारे में बताने जा रहे हैं हम। देखिए अगली हेडिंग है बीजाणु। ये हो गया बीजाणु और फिर जनन। तो देखिए बीजाणु जनन में क्या होता है कि जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इन सब में क्या होता है कि कभी कभी केंद्रक, जो अभी हम पहले ही बताए हैं कि कभी कभी केंद्रक जो है अमीबा की झिल्ली फटने के बाद में केंद्रक बाहर निकल आता है और केंद्रक के बाहर निकलने के बाद में केंद्रक के क्रोमैटिन कण कोशिका में बिखर जाते हैं। और जो केंद्रक के पहले ही अभी फिगर बना था तो उसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका ये अमीबा हो गया और फिर ये जो है बीजाणु। तो इसमें क्रोमैटिन कणों का समूह है, ये हो जाएगा आपका क्रोमैटिन कणों का समूह। क्रोमैटिन कणों का ये समूह हो जाएगा। तो क्रोमैटिन कण होंगे और ये जो आपकी है केंद्रक झिल्ली हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली ये हो गई आपकी केंद्रक झिल्ली। तो इसमें क्या होगा कि केंद्रक झिल्ली जब फट जाएगी तो उसमें क्या होंगे, जो ढेर सारे केंद्रक होंगे, ये सब मान लीजिए सपोज दैट केंद्रक हैं तो इनको अनुकेंद्रक बोलेंगे, अनुकेंद्रक। और फिर अनुकेंद्रक के बाद में ढेर सारे बीज बनेंगे, ये तो ऐसे करके ये ढेर सारे बीजाणु होंगे और इन बीजाणुओं से नए अमीबा तैयार होंगे, जिसको क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन का मतलब कि बीज से जो जनन होता है उसे बीजाणु जनन बोलते हैं। और बीजाणु जनन कैसे होगा, इसी प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो गई हेडिंग आपकी बीजाणु जनन। फिर उसके बाद में अगली हेडिंग है आपकी देखिए
अब अगली हेडिंग है आपकी मुकुलन। अगली हेडिंग है मुकुलन। ये हो गए। तो देखिए मुकुलन में क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा ये जो है, हाइड्रा एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, हाइड्रा ये आपका है हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है ये जीव भी है और पौधा भी है, यानी कि पौधे और जीव के बीच की कड़ी है हाइड्रा। हाइड्रा जीव क्यों है? क्योंकि ये हरा होता है और अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए जीव है। और पौधा क्यों है? क्योंकि इसके देख लीजिए ये हाइड्रा का फिगर है, ये आपके हाइड्रा का फिगर है। ये जाल निकले होते हैं और ये मुख होता है, ये मुख हो गया। तो ये इसमें जो है शाखाओं के जैसे आकार होता है, इसलिए ये क्या है, और अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए ये पौधा हो गया। तो ये हाइड्रा जो है जीव और पौधे के बीच की कड़ी माना जाता है। तो इसी प्रकार जो है मुकुलन में हाइड्रा का उदाहरण आया है। हाइड्रा में क्या होता है कि मुकुलन के द्वारा जो है जन्म होता है। तो मुकुलन के द्वारा जन्म कैसा होता है? क्योंकि हाइड्रा के जठर भाग से अथवा कुछ नीचे एक छोटा सा उपहार होता है, इसे कलिका या मुकुल कहते हैं। तो छोटा सा उपहार कौन सा है? ये, इसको क्या हम बोलेंगे? कलिका। कलिका बोलेंगे या फिर मुकुल बोलेंगे। ये कुछ समय तक शरीर पर ही बढ़ती रहती है। देखिए तो इसके बाद में क्या है कि वो जो हाइड्रा है ये वाला, ये धीरे धीरे अब बढ़ने के बाद में ऐसे ऐसे सपोज दैट बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया, ये आपका हाइड्रा हो गया। फिर ऐसे बढ़ने के बाद में मान लीजिए और बढ़ गया, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है कि हाइड्रा में ही मुकुल बढ़ता रहता है, और जब मुकुल काफी बड़ा हो जाता है तो ये ऐसे ऐसे ये ऐसे जो है इससे टूट जाता है। ये ऐसे मुकुल टूट जाएगा और टूटने के बाद में नया हाइड्रा मुकुल, इसको मुकुल या फिर कलिका। जब ये कलिका या मुकुल अपने पौधे या फिर हाइड्रा से अलग हो जाएगी तो इससे जो है नया हाइड्रा तैयार होगा। इससे क्या है, नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा। नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा, इसी प्रोसेस को मुकुलन बोलते हैं। दोबारा समझ लीजिए, ये हाइड्रा का उदाहरण बताया गया है। ये हाइड्रा का फिगर है और इसमें कलिका या फिर मुकुल पाई जाती है। और फिर मुकुल क्या है, धीरे धीरे अपने पौधे पर ही बढ़ता रहता है। जैसे यहाँ इतना छोटा था, यहाँ इतना बड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे बढ़ने के बाद में ये क्या होता है कि अपने वर्धी भाग से टूट जाता है, और फिर टूटने के बाद में क्या होता है कि नया हाइड्रा तैयार हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को मुकुलन बोलते हैं। फिर अगली हेडिंग है मुकुलन के बाद में पुनरुद्भवन। अब इसके बाद में पुनरुद्भवन के बारे में बताया जाएगा। पुनरुद्भवन रीजनरेशन, इसको इंग्लिश में समझ लीजिए, इंग्लिश समझना आसान है, रीजनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण इसको बोलते हैं। तो देखिए जैसे स्पंज है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया आदि जीवों को 2 या 2 से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग क्षतिग्रस्त भाग को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। इसी प्रकार सितारा मछली अपनी भुजा का पुनर्निर्माण। देखिए तो इसमें जो है पुनरुद्भवन रीजनेशन यानी पुनः निर्माण,
दोबारा निर्माण। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे स्पंज हो गया और फिर हाइड्रा हो गया, स्पंज, हाइड्रा और फिर सितारा मछली। सितारा मछली यानी कि स्टार फिश जिसे बोलते हैं, स्टार और फिश, ये हो गई आपकी सितारा मछली। तो ये जब होती हैं, इन सब में क्या होता है, चाहे वो स्पंज हो या हाइड्रा हो या स्टारफिश हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा में अभी इससे पहले बताया गया कि कलिका होती है, और कलिका क्या है, अपने वर्धी भाग से टूट करके नया हाइड्रा तैयार करती है। स्पंज में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसी प्रकार से कलिकाएं होती हैं, और कलिकाएं टूट करके नया स्पंज तैयार करती हैं। और सितारा मछली में शाखाएं पाई जाती हैं, 5 भुजाएं होती हैं, तो 5 भुजाओं में से कोई एक भुजा का भाग टूट करके और नया सितारा मछली बन जाती है। इस प्रकार से जो है पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि दोबारा जो है किसी भी भाग से नया पौधा तैयार हो जाए या जीव तैयार हो जाए, उसे यहाँ पर जीव की बात की जा रही है, कोई नया जीव तैयार हो जाए उसे पुनरुद्भवन बोलेंगे। फिर इस पूरी क्रिया को, ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, इसको रोपण बोलेंगे। क्या कहेंगे? रोपण। रोपण किसे कहेंगे? जो स्पंज है, हाइड्रा है, सितारा मछली है, ये तीनों जो हैं क्या करेंगे, अपने किसी भी भाग से टूट करके नया जो है एनिमल तैयार कर लेंगे, तो उसे रोपण बोलेंगे। इस प्रक्रिया को रोपण बोला जाता है। अब जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो कौन सी होगी? अगली हेडिंग है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण अगली हेडिंग है, बीजाणु और फिर निर्माण। तो देखिए बीजाणु निर्माण में क्या है कि कवक, शैवाल व निम्न वर्गों के पादप जैसे परायफाइटा आदि बीजाणुओं के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब इसमें देखिए कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंजाई। कवक हो गया, और फिर शैवाल है, ये है कवक है, और शैवाल। देखिए कवक क्या है? फंजाई। आप लोग फंगल इन्फेक्शन का नाम सुने होंगे, जिसको हिंदी में दाद बोलते हैं, वो इसी के कारण होता है। फंगल इन्फेक्शन जो कवक है, इसी के कारण दाद हो जाता है, दाद रोग। और शैवाल, ये सब क्या है? इन सब में कवक और शैवाल जो पादप हैं, इन सब में बीजाणु जो है, स्पोर्स, बीजाणु का निर्माण होगा, और बीजाणु के निर्माण के बाद में अलैंगिक जनन होने के बाद में जो बीजाणु है वो छोटी छोटी भित्त संरचनाओं में टूट जाएंगी, और जिनसे जो है नया पौधा तैयार हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।